प्लीज। चलिए, गुड मॉर्निंग। तो वी वर डूइंग फ्रॉड है, हम लोग फ्रॉड कर रहे थे, कैश फ्रॉड। देयर वर मेनी मेथड्स of doing cash fraud. Teaming and raiding was there. थोड़ा बहुत आपकी समझ में आया रिवीजन करने पे? कोई प्रॉब्लम? एनी क्वेश्चन ऑन रिवीजन? Yes. There is a essay for written representation by management. कौन सा है ये? क्योंकि ये ऑडिट एविडेंस है तो 500 की सीरीज में होना चाहिए। कौन सा है? 580। तो आप याद करो सारे सीरीज को। इट स्टार्टेड फ्रॉम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। वो कौन सा था? डॉक्यूमेंटेशन 230। देन ऑडिट एविडेंस, व्हाट वाज दैट? 500। Then materiality 320. Then audit sampling, then analytical review 5. और फिर ऑडिट सैंपलिंग, देन फ्रॉड एंड एरर 240 है। और अब आ गए रिटन रिप्रेजेंटेशन पे कि भाई देखो फ्रॉड होगा, एरर होगा तो आप मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन चाहेंगे। इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगी? इसकी बैकग्राउंड कहां है? इट्स बैकग्राउंड वाज इन essay number 500 that auditor can employ so many techniques of obtaining audit evidence, and these techniques were observation. कोई है जो 10 के 10 टेक्निक बता सके एक सांस में? एनीबडी? चलो, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, कंफर्मेशन, वाउचिंग, वेरिफिकेशन, सैंपलिंग, एनालिटिकल रिव्यू, कास्टिंग, टोटलिंग एंड रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट। तो ये अंतिम है आपके पास हथियार जिसको ऑडिट एविडेंस की टेक्निक बोला गया है। मतलब दिस रिटन रिप्रेजेंटेशन इज सम सॉर्ट ऑफ ऑडिट एविडेंस।
तो क्या ये परसुएसिव ऑडिट एविडेंस है या कंक्लूसिव? कंक्लूसिव तो हो ही नहीं सकता, है तो परसुएसिव है। लेकिन परसुएसिव ऑडिट एविडेंस का क्या मतलब है कि आप कभी भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे? कब लेंगे? ये सिर्फ एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, जहां कोई ऑडिट एविडेंस नहीं है वहां आप इसको लेने की कोशिश करते हैं, जहां ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट नहीं है वहां आप इसको लेने की कोशिश करते हैं। तो दो जगहों पे इसका काम होता है। एग्जाम्पल शुरू करते हैं इसके। देयर इज स्टॉक इन ट्रेड एंड मैनेजमेंट इन्फॉर्म्स यू they have not maintained stock register. Now you need to verify it. In the absence of stock register, you are not in a position to verify it. And the position of stock in trade as it is shown on the 31st day of March, you need to verify it. You are there in the month of April, May, June, whenever. So you will not be in a position to go back to that date. What you will do? Obtain representation by management clearly stating that they do not maintain a stock register, and now they are giving that this much of stock in quantity as well as in value was existing on 31st day of March. And you will obviously qualify the audit report that except all other items, stock in trade could not be verified because of this limitation. So every banker will become cautious in advancing money to this company for working capital loan on the basis of security of stock. आपको पेट्रोल पंप वाला केस याद आ रहा होगा, वो नहीं देगा, कहेगा तुम्हारा स्टॉक वेरीफाइबल है ही नहीं। ऑडिटर तुमको लिख के क्वालिफाई कर रहा है, नहीं है। इट मीन्स व्हाट? रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट व्हेनेवर इट इज टेकन, इट ऑल इट्स लाइकलीहुड may become a ground for qualification of audit report. क्योंकि रिप्रेजेंटेशन लेने का मतलब ये है कि ऑडिट एविडेंस में कहीं ना कहीं कमी है, अदरवाइज रिप्रेजेंटेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। फॉर बैंक रिकंसिलिएशन यू डोंट नीड अ रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट बिकॉज देयर इज अ बैलेंस लाइंग इन द बुक्स एंड द स्टेटमेंट कैन बी कंपेयर्ड विद द एंट्रीज इन द बुक्स एंड यू डोंट नीड a representation by management certifying that this much was balance was lying in our bank account in our cash book as on 31st of March. So whenever there is sufficient and appropriate audit evidence, you don't need representation by management. Whenever auditor is of the opinion that there is a lacuna in the audit evidence, there is a laxity in the audit evidence, there is a deficiency in the audit evidence, then he tries to obtain, I am again emphasizing the word tries to obtain. Why tries to obtain? That this representation by management may not be available on demand always. आप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं साहब लिख के दे दीजिए, मैनेजमेंट अवॉइड करता है, नहीं लिख के देंगे। बोलने को तो कुछ भी वो बोल देंगे, ओरल में तो आप उनसे जो इंक्वायरी करेंगे वो आपको बता देंगे। जैसे आप उनको बोलेंगे लिख के दो, उनके हाथ गंदे हो जाते हैं, पक्का। लिख के देने में चाहे कोई भी हो, सबकी वही हालत होती है, सबकी। लिख के अरे यार लिख के देंगे, हमेशा के लिए एविडेंस होगा, लिख के नहीं देना, ओरल में बोल दो। लिख के देना अवॉइड करते हैं, क्योंकि सरप्राइजिंग होगा ना कि वाई देयर इज ए नीड टू इश्यू स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग इवन ऑन दिस सिंपल मैटर।
Inquiry confirmation is a part and parcel of audit process, and it is but natural that whatever questions are asked by the auditor should be replied by the management. But still Institute came out with this kind of essay, so it shows that there is some sort of unwillingness on the part of management to give something in writing, because they know this may go against them either at this time or at a later stage. So what is the purpose of this essay? What is the purpose of this essay? To guide the auditor when there is no sufficient and appropriate audit evidence. This is the problem. तभी वो लेता है ऑडिट एविडेंस, तो कैसे करें? They have guided. Guided means what? This essay just guides you. You can follow this essay in its totality, you may not follow it, you can have any other method of obtaining representation by management, it will depend upon case to case कि हम कैसे इसको प्राप्त करें, तो कैसे प्राप्त करेंगे. Format. No format is prescribed. कर भी नहीं सकते ना भाई, कंपनी टू कंपनी, ऑडिटर टू ऑडिटर ये चेंज होता रहता है, तो कैसे कर दें कि नहीं साहब इसी फॉर्मेट में आपको लिख के मांगना है, कैसे बोल दें? तो फॉर्मेट प्रिस्क्राइब नहीं किया, ओके, बट it must be in writing. होगा ये राइटिंग में ही. तो कैसे होगा? जो असर्ट किया जाए वो असर्शन है. तो क्या है, लड़का है कि लड़की है? असर्ट कर अपने आप को. असर्ट का मतलब क्या होता है? किसी तथ्य को सामने रखने को असर्शन कहते हैं. दो चार्ज विद गवर्नेंस. मैंने आपको कहा था कि ये फ्रेज अक्सर आपके सामने आएगा. इट
It means this letter earlier here the word was written with management, फिर इसको रिप्लेस किया गया टू दो चार्ज विद गवर्नेंस. वाई? बिकॉज मैनेजमेंट अगर यहाँ पे सिर्फ लिखा हो तो इसका मतलब ये लोग निकालते हैं कि सीधा कोई भी प्रॉब्लम हो टॉप मैनेजमेंट को लिख दो, कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लिख दो. अब बड़ी कंपनी है, आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चिट्ठी लिख भी दी कि साहब आपके परचेज डिपार्टमेंट के बारे में मुझे ये चीज चाहिए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी क्या करेगा, उसको परचेज डिपार्टमेंट को भेज देगा कि भाई तुम्हारे ऑडिटर को ये चाहिए, जरा इसका जवाब दे देना. तो आईसीआई की थिंकिंग थी कि मैनेजमेंट ना लिख करके सीधा ये लिख दिया जाए ना कि जो बंदा उस डिपार्टमेंट का इंचार्ज है उससे सवाल पूछ लो सीधा. तब उन्होंने लिखना शुरू किया टू दो चार्ज विद गवर्नेंस, टू दो चार्ज विद गवर्नेंस, तब लिखना शुरू किया. तो आपको लेटर लिखना है. तो अब इसकी स्टेजेज हैं. स्टेज ए क्या है? स्टेज ए क्या है? Auditor shall write a letter and ये बड़ी आदर्श स्थिति है कि ऑडिटर ने चिट्ठी लिखी और उनको लिखित में जवाब मिल गया. जो टाइम दिया उसमें लिखित में जवाब मिल गया. बड़ी आदर्श स्थिति है. इसमें एक वर्ड ज्यादा मायने रखता है, एट द ऑफिस ऑफ द ऑडिटर. व्हाट डज इट मीन एट द ऑफिस ऑफ द ऑडिटर? नॉर्मली इफ यू आर गोइंग on an audit assignment, that you are allotted a sitting space within the premises of the client. आपका दफ्तर दिल्ली में है, आप फरीदाबाद में किसी फैक्ट्री में ऑडिट करने गए हैं, तो अब चिट्ठी तो आप वो फरीदाबाद में उसको इशू कर रहे हैं, तो क्या जवाब वो दिल्ली वाले ऑफिस से भेजेगा? ऐसा भी हो सकता है कि जवाब वो दिल्ली वाले ऑफिस से भेजे, या आप उनसे कहते हैं कि मेरे ऑफिस को चिट्ठी भेजो, जो मेरा ऑफिस फरीदाबाद में है. अब आपका ऑफिस फरीदाबाद में कहां है? समझिएगा इसका मतलब क्या है. द लेटर सेंट बाय द मैनेजमेंट शैल बी एड्रेस्ड इन द नेम ऑफ सीए फॉर्म. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंडिंग दिस लेटर टू द ऑफिस ऑफ द ऑडिटर? द मीनिंग इज दैट only the auditor or his authorized representative can open this lifafa. Nobody else can open it. क्योंकि देखिए जहां डिपार्टमेंट्स होते हैं वहां क्या होता है, आपने उस डिपार्टमेंट को लेटर भेजा और वो लेटर का जवाब लिख के ऐसे कागज में ले आए और रिसेप्शन पे दे दिया कि इसको ऑडिटर साहब जब आएंगे तब दे देना. अब मान लीजिए उसको किसी ने पढ़ लिया, किसी ने खोल लिया, तो ऑफिस ऑफ द ऑडिटर को भेजने का मतलब यह है कि दिस लेटर शैल बी एड्रेस्ड टू द ऑडिटर एंड ओनली द ऑडिटर हिमसेल्फ और हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, मीनिंग देयर बाय आर्टिकल्स, हैव द राइट टू ओपन दिस एनवेलप.
ओके, तो ये तो आदर्श स्थिति है। इस आदर्श स्थिति का परिणाम ये होना चाहिए था कि यहीं पे ये ऐसे बंद हो जाता कि ऑडिटर चिट्ठी लिखेगा और वो जवाब दे देंगे, तो यहीं पे बंद हो जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि यह आदर्श स्थिति होती नहीं है, इसलिए आपको आगे बढ़ना पड़ता है। स्टेज बी, if management does not reply, then what to do? जवाब ही नहीं दे रहा जी। अब जब आप एक चिट्ठी भेज देंगे उसको, तो जवाब तो दे, जवाब ही नहीं दे रहा। यहां से इंस्टीट्यूट की गाइडेंस शुरू होती है। Call the concerned person for oral interview. ओरल के लिए बुला लो। अच्छा, इंटरव्यू से ये मत घबराना कि कोई तुम उनका नौकरी के लिए इंटरव्यू लेना चाहते हो, आप वो सवाल ही पूछना चाहते हैं। फिर record the minutes of conversation। देखिए, मिनट रिकॉर्ड करने को कहा गया तो राइटिंग में ही होता है, स्टिंग ऑपरेशन के लिए नहीं बोला गया कि चुपचाप उसकी बात को फोन पे रिकॉर्ड कर लो, वो नए जमाने की बात है। अच्छा, एक बात बताइए, मैनेजमेंट जिद्दी है, वो आपको जवाब नहीं दे रहा, आपने लेटर भेजा, वो बात नहीं करना चाहता, आप किसी बहाने से उसके पास चले गए या उसको बुला लिया, उससे बात कर ली, भाई साहब क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं, क्या हो गया है, कुछ है क्या? उसने आपको मान लीजिए बता दिया, करे सर इसमें तो बड़ी गलती है, फ्रॉड है, ये है वो है, और हम लिख के जवाब दे देंगे तो हम खुद ही मर जाएंगे। इसको आपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। अब क्या ये एविडेंस है? फोन में रिकॉर्ड आपने कर लिया बातचीत, तो क्या ये एविडेंस है? है कि नहीं है? है, पक्का है। आप फोन पे किसी से बात करते हैं, उसकी बातचीत रिकॉर्ड कर लेते, तो एविडेंस है। देखिए, पहले ये एविडेंस नहीं था, लेकिन फिर इंडियन एविडेंस एक्ट में संशोधन कर दिया गया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी उन्होंने एविडेंस मान लिया। उसकी बैकग्राउंड ये है कि आईटी एक्ट जो आप पढ़ते हैं, उसमें इस तरह के एविडेंस को एविडेंस के रूप में डिफाइन कर दिया गया, तो फिर इंडियन एविडेंस एक्ट को भी संशोधित करना पड़ा। तो यहां ऐसे में तो यही लिखा है, रिकॉर्ड द मिनट्स। उन्होंने टेलीफोन रिकॉर्डिंग की बात नहीं की है। अब आपने मिनट रिकॉर्ड कर दिए, क्या मतलब कि भाई देखिए हमारे आपके बीच में ये बातें हुई हैं। Get it signed by that person this will be treated as RBM। कि भाई हमारी आपके बीच में ये बातचीत हुई है, इस मुद्दे पे हुई है, अब आप साइन कर दीजिए तो वही RBM हो गया। भाई ऑडिटर इस बातचीत में सवाल पूछेगा, वो कुछ जवाब देगा, आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया, फिर उसे साइन करवा लीजिए। क्या ठीक है, हमारे आपके बीच में इस मुद्दे पे ये बातचीत हुई है, कैसेट वहां मौजूद नहीं है तो आपका क्या एक्सप्लेनेशन है, वो सेल का वाउचर नहीं बना तो आपका क्या एक्सप्लेनेशन है, या आपने रिकॉर्ड कर दिया।
लेकिन इसी से तीसरी स्टेज निकलती है। जैसे ही आपने उसको साइन करने को बोला, वो बहाना बना के निकल दिया, सर अभी बस 2 मिनट में आता हूं सर, 2 मिनट में आता हूं सर। उसके बाद उसका 2 मिनट नहीं हो रहा है, साइन कर रहा है वो ऐसे। आपने कहा जी ये तो आपका साइन ही नहीं है। सर आपको कैसे पता? यार आपके साइन मैंने दूसरे वाउचर्स पे तो देखे हैं ना। ये किसका नाम लिख रहे हो? अपने बच्चे का नाम लिख रहे हो? आपका तो ऐसे शुरू होता है। अरे सर वो गड़बड़ हो गया। मान लीजिए वो घिर ही गया है, अब आप उसको साइन करवा ही रहे हैं, फिर उसने साइन किया ऐसे, अरे ये भी नहीं आपका साइन। फिर उसने साइन किया, सर तो ये भी नहीं आपका साइन। ऐसे एक बैंक में किस्सा हो गया, वो चेक वेक साइन करके ले जाते हैं लोग, तो वो टैली करता है सिग्नेचर आपका, फिर आपसे एक सिग्नेचर और करवाता है। तो उसने ऐसे ही कहा कि वो पीछे भी साइन कर दीजिए। उसने साइन किया तो मिला ही नहीं। कहा नहीं ये तो आपका साइन ही नहीं है, दोबारा कर दीजिए। दोबारा उसने किया, फिर नहीं मिला। कहे भाई साहब आप ही है ना? कह रहा है भाई साहब मैं ही खड़ा हूँ, फोटो आधार सब लेके खड़ा हूँ। कहा लेकिन सिग्नेचर तो टैली करना चाहिए। तीसरी बार उसने साइन किया, फिर ना मिला। कहा यार कमाल हो गया यार, सब कुछ सही है फिर भी नहीं। कहा अच्छा ना मैं चौथी बार साइन करता हूँ। कहा ठीक है साइन करो। बोला अच्छा जब मैं साइन करने चलूंगा ना तो तुम टेबल को हिला देना। तो उसने कहा भाई टेबल हिला दूंगा। तो कहा तुम हिलाओ तो सही। अब टेबल हिलाया तो सिग्नेचर टैली कर गया। बोला भाई साहब टेबल हिला के सिग्नेचर किया, टैली कर गया, क्यों? बोला यार मैं बस का कंडक्टर हूं ना, तो मेरी हिलते हुए लिखने की आदत है। तब यहां भी साइन करने के नाम पे निकल लिया। फिर आप क्या करेंगे कि साइन नहीं करने देता है, फिर क्या करेंगे आप? अब क्या होगा? If he does not sign it, then send the minutes by register post to him and with a warning that if he does not sign it within a given time, then these minutes shall be deemed as RBM. The auditor can form his opinion on above basis. कि भाई मैं यही मान लेता हूं कि यही आपका आरबीएम है, जो आपने बातचीत की थी, अब आप साइन करो ना करो मैं तो यही मान लूंगा। और ध्यान दीजिए, दिस हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड इन एसे नंबर, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का एसे कौन सा है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन 130, 230. It was prescribed in SA 230 in current audit file that current audit file will contain copy of representation by management.
आपके पास सबूत होना चाहिए कि आपने ये एरिया देखने की कोशिश की थी, इस पर सवाल पूछने की कोशिश की थी। जवाब आ गया स्टेज 1 में तो फिर तो बहुत अच्छा है, नहीं तो स्टेज बी शुरू हो जाती है। क्या वर्ड किया? डीम्ड एज आरबीएम। हम मिले तो थे ना, हमारी बात तो हुई थी ना, तो बस जो आपने उस टाइम पे बात की थी वही मैं लिख के भेज रहा हूं आपको। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो अपना ऑब्जेक्शन भेजिए, क्योंकि अगर उसने ऑब्जेक्शन भेजा कि साहब आपने ये गलत लिखा, वो सही लिखा, इसका मतलब आपका कन्वर्सेशन शुरू हो गया, फिर तो चेन में आ गया, कन्वर्सेशन की चेन में। अगर उसने भेजा ही नहीं लिख करके, कुछ साइन करके, कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं भेजा, साइन करके भी नहीं भेजा, तो फिर तो आप कब तक वेट करेंगे? आप ऑडिटर हैं, कोई मतलब आशिक थोड़ी है कि जो कयामत तक इंतजार करेंगे आप। ऑडिटर के पास तो टाइम एंड कॉस्ट की लिमिटेशन है ना भाई। अब स्टेज सी आ गई। इंस्टीट्यूट ने एक स्टेज को और कंसीडर किया। मैनेजमेंट has not come for oral interview. उसके घर पे किसी की तबीयत ही खराब है, छुट्टी लेके बैठ गया वो। जब भी आप बुलाते हैं उसको कोई जरूरी काम याद आ जाता है, ऐसा होता है। एंड ऑल दीज सिचुएशन इंडिकेट टू ए सिचुएशन ऑफ सस्पिशियन दैट व्हाई दे आर अवॉइडिंग मी। मेरे सामने आने को अवॉइड क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब जितना ही अवॉइडेंस होता है उतना ही शक बढ़ता चला जाता है, उतना ही शक बढ़ता चला जाता है। क्यों, क्या बात है? कोई घूंघट में हो तो देख के अच्छा लगता है, लेकिन फिर बिना घूंघट उठाए प्रक्रिया पूरी नहीं होती। अब आप उठा रहे हैं और उधर से बार बार रेजिस्टेंस ही आ रहा है, तो एक बार दो बार तो आप समझ सकते हैं कि हाँ रेजिस्टेंस आता है, उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड भी होते हैं कि रेजिस्टेंस आता है। लेकिन पक्का साहब नो, पर्दा उठेगा नहीं, तो फिर आपका सस्पिशन ही अराइज शुरू होगा ना। क्या बात है, कोई बल्ब फ्यूज है, सही है, ऐसा लगता है, शक बढ़ेगा ही ना, और क्या होगा? तो इट्स लाइफ, प्योर लाइफ। तो जैसे लाइफ में होता है वैसे यहां भी क्यों अवॉइड कर रहे हैं, बात भी नहीं करना चाहते? अच्छा मान लीजिए वो आया ही नहीं, फिर आप क्या करेंगे? आपके पास सवाल है और आपके पास एविडेंस है।
अब देखो आईसीआई आपको कहां तक लेके आ गया कि अच्छा बात भी नहीं करना चाहता, सामने नहीं आना चाहता, तो एक काम करो, आपकी क्या फीलिंग है जिस मुद्दे पे आप अटके हुए हो, उस पे आपकी क्या फीलिंग है कि ये सही है या आपके हिसाब से क्या है। आप मान लो परचेज के बारे में सवाल पूछना चाहते हो, जवाब ही नहीं दे रहा, आ ही नहीं रहा, तब आप बताओ आपकी क्या फीलिंग है कि आपके हिसाब से परचेज सही है, आपके हिसाब से गलत है। अरे सही होता तो आप सवाल ही नहीं पूछते। अब जब गलत होता है तो आपके दिमाग में दो चीजें चलती हैं, और फिर वही कीवर्ड यूज कर रहा हूं कि वेदर दिस एरर हैज एन ओवरऑल परवेजिव इफेक्ट on overall truthness and fairness or not. If it is, then you will give adverse report. If it is not, then you will try to give qualified audit report. So जब भी कोई apparent error सामने आती है तो ऑडिटर को यही डिसाइड करना होता है, and to decide it in a better manner he seeks your explanation, and that explanation is not coming forward. You are not forthcoming. You are not coming forward to attend his interview, attend his calls also. But what are the options the auditor is left with now? अब क्या करे वो? He has been advised then that in the atmosphere of no cooperation on any matter, you form your opinion about that matter. Communicate this opinion to the concerned person that sir, in my opinion this is error, in my opinion this is fraud, I am going to qualify my audit report on this matter, I am going to give an adverse opinion based on my understanding of the matter unless and until you give your side of the story. अब या तो आप इस ओपिनियन पे ऑब्जेक्शन करो और फिर कन्वर्सेशन करो, फिर बातचीत करो, और अगर नहीं जवाब देते हो ना तो भाई यही मेरा ओपिनियन है। कल को जब मुझसे पूछा जाएगा कि ऑडिटर साहब आपने इस पे तो ओपिनियन दे दिया डायरेक्टली, तो मैं उनको दिखा दूंगा, देखिए साहब 3 चिट्ठियां भेज चुका था, 4 बार बुला चुका था, आपने जवाब नहीं दिया, तो फिर मेरे एसए ने मुझे बता रखा था, फिर जो मेरी समझ में आए मैं वो काम करूंगा। हैव यू हर्ड अबाउट दिस फ्रेज? है? Have you heard about this phrase? क्या लिखा है? है? एक्स पार्टी जजमेंट सुना है आपने? ये एक्स पार्टी नहीं है, एक्स पार्टी है, पार्टी याद आता है। हाँ। इसको क्या कहते हैं? एक तरफा जजमेंट नहीं, एक तरफा जजमेंट नहीं कहते इसको। इसको कहते हैं कि जब कोई मुकदमा कानूनी चल रहा है, चाहे कोई भी लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, उसमें 2 लोगों का होना मौजूद होता है। अब वो एक पार्टी नहीं आ रही या आ रही है तो अपने साइड का एविडेंस नहीं दे रही है, तो दूसरी पार्टी को ये कहने का अधिकार है कि हुजूर फिर हमने क्या गलती की है, हम हर तारीख को आ भी रहे हैं, हम अपने साइड से जितनी इंफॉर्मेशन होती है वो दे भी रहे हैं, उधर वो लटकाए पड़े हैं, तो आप तारीख पे तारीख दे रहे हैं। ऐसा कीजिए साहब, वो अब कुछ देने वाले नहीं है, आप फैसला करो। तब जज को ये अधिकार है कि अगर उसको लगता है कि दूसरी पार्टी कुछ एविडेंस लाने वाली नहीं है, तब वो बिना उसके एविडेंस का इंतजार किए अपना फैसला दे देता। उसको कहते हैं एक्स पार्टी जजमेंट। वही जजमेंट ये है स्टेज नंबर 3 कि भाई आप अपना ऑब्जर्वेशन दे नहीं रहे, तो मुझे ही अपना ऑब्जर्वेशन दे लेने दो, फिर भी मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं कि ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो बता दीजिए, नहीं तो मुझे तो ऑडिट खत्म करके दूसरी ऑडिट पे जाना है। ये रखिए मेरा ओपिनियन, अब मैं चला। और कल को आप इसे चैलेंज नहीं कर सकते कि साहब हमसे तो पूछा ही नहीं, हमसे तो बात ही नहीं की, मांगा ही नहीं, ये देखो सीरीज है हमारे पर मांगने की। इसके सिवा तो कोई स्टेज और हो नहीं सकती। डॉक्यूमेंटेशन,
Huh? Sent by the auditor. Shall form part of current audit file. ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन है, is RBM a substitute of audit evidence? एक सवाल और आया, by obtaining RBM, an auditor can dispense with audit procedures. और नॉट, ये दो सवाल हैं जो आते हैं आपके यहाँ कि आरबीएम लेकर के आप सोचे कि चलो अब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, स्टॉक पे उन्होंने आरबीएम दे दिया तो अब मुझे स्टॉक चेक करने की जरूरत नहीं है, परचेज पे उन्होंने आरबीएम दे दिया, फिजिकल वेरिफिकेशन पे उन्होंने रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट दे दिया कि सर आपको असेट वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने सब देख लिया है, तो क्या आप वेरिफिकेशन से पीछे हट जाएंगे? एक ही जवाब है, नो। आरबीएम इज जस्ट ए स्टॉप गैप अरेंजमेंट. It does not relieve the auditor from his basic responsibility to obtain sufficient and appropriate audit evidence by applying adequate audit procedures. Yes or no? हो गया? तो मतलब ये समझ लीजिएगा, आरबीएम एक मजबूरी है, ऑडिट प्रोसीजर जरूरी है। ऑडिट प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा और उस ऑडिट प्रोसीजर के दौरान आप चाहें तो ले सकते हैं आरबीएम। ये नहीं होगा कि ऑडिट प्रोसीजर नहीं किया, आरबीएम दिया और घर बैठ गए, हाँ साहब हर चीज पे आरबीएम दे लिया, आप तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। हो गया? कोई सवाल? हाँ भाई, तो क्या पूछ रहा था? एसर्शन। चल खड़ा हो जा। एसर्शन। अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला जो मैंने पूछा था। जो मैंने पूछा था कि तू लड़का है या लड़की है? लड़का हूं। कैसे? कैसे? हाँ, आधार कार्ड दिखा रहे हैं, आधार कार्ड दिखा रहे हैं।
अच्छा, आधार कार्ड लेकर के चलते हैं आजकल लोग। क्या है? ऐसे ही मैं एक बार एयरपोर्ट पे फंस गया। बैठे, मेरे पास सुबह की फ्लाइट थी और मैं थोड़ी देर ज़्यादा सोता रह गया। मैंने सोचा कल तो कोई काम कर नहीं पाऊंगा, तो आज रात में थोड़ा जग के काम कर लेता हूँ। ज़्यादा सोता रह गया। मेरा वो पिया आया, उसने मुझे उठाया, कहा सर एयरपोर्ट। मैं उठा, बस बैग वैग मैंने कहा तुम लगाओ, तब तक मैं तैयार हो लेता हूँ। लेकर के चले गए। अब मैं अपना आई कार्ड ले जाना भूल गया। वहाँ बिना आई कार्ड के एंट्री मिलती नहीं है। मेरे पास टिकट भी नहीं था, तो टिकट का सिर्फ मेरे पास पीएनआर था। मैंने वहाँ से प्रिंट आउट निकलवाया, टू एंड फ्रो की टिकट थी, तो निकलवा के जाके हाँ भी जाने दो। अब जैसे ही मैं गेट की तरफ बढ़ा, मुझे याद आया अरे आई कार्ड। अब मैं बैग में देख रहा हूँ, मैंने उससे पूछा, तो पहले तो उस पर गुस्सा निकाला कि तूने रखा नहीं बैग में, लेकिन अब आई वॉज देयर, फ्लाइट वॉज देयर। तो मैंने साफ कह दिया, मैंने कहा मेरे पास तो कोई आई कार्ड नहीं है। कहा अरे सर आप, मैंने कहा अब क्या करूँ, मैं घर पे भूल गया, क्या कर सकता हूँ, मेरे फ़ोन में है मेरा आधार कार्ड, मेरा वो फ़ोन में देखा उन्होंने आधार कार्ड। उनका सर वो तो ठीक है लेकिन परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उसने वायरलेस से मैसेज वगैरह किया, 2-3 ऑफिसर्स आए उनके, उनका कोई आई कार्ड नहीं है और टिकट ये है। उनका ठीक है, टिकट वेरीफाई कर लेते हैं। तो टिकट तो उन्होंने एयरलाइन से वेरीफाई किया, बिल्कुल सही था। आधार कार्ड देखा मेरा, तो उनका सर हो सकता है आधार कार्ड पे तो वैसे ही फोटो पहचानने में नहीं आती जैसे तेरी नहीं आ रही है। हैं तो हैं नहीं, आप डर जाएंगे, क्या फायदा। आधार कार्ड की फोटो किसी को देखनी नहीं चाहिए, डर लगता है। तो उन्होंने कहा ये भी तो हो सकता है कि ये किसी दूसरे का आधार कार्ड हो और आपने बस फोटो खींच दी और शायद आपसे चेहरा मिलता हो। देन आई पुट माई फुट डाउन। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, आपका कहना तो बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा अंगूठा मेरा ही है और ये अंगूठे के साइन से बनता है। अब मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आप ये प्रूव कीजिए कि झूठा है। आप ले लीजिए, एंड हियर इज ए कोड। और मैं, अब बहुत होगा, मेरी फ्लाइट मिस होगी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा, लेकिन अब तो मैं अड़ गया। अब तो आप मेरा अंगूठा लीजिए। ये जो कॉन्फिडेंस था ना, उसने शायद उसको मजबूर कर दिया। उसने कहा ठीक है, फिर भी मैं आपके टिकट पे लिखूंगा। मैंने कहा हाँ वो आप इंस्क्राइब कर दीजिए कि एंट्री विदाउट वो, और जब अपना बोर्डिंग पास बनवाएंगे तो वहां पे लिखवाए। मैंने कहा वो सब ठीक है, लेकिन जैसे आपने कहा ना हो सकता है ये गलत, तुम्हारी ऐसी तैसी। हाँ आ जाओ, चेक कर लो, वेरीफाई कर लो। हाँ तो ये आधार कार्ड है। अच्छा यहां लिखा है पुरुष। अबे लड़का लड़की तो यहां भी ना लिखा, यहां तो पुरुष लिखा है, लड़का लड़की तो यहां भी नहीं लिखा। हैं? उल्टा करूं? उल्टा करूं तो फिर लिखा होगा। ये एड्रेस वगैरह यहां पे लिखा हुआ है, फादर्स नेम वगैरह लिखा हुआ है। वो कह रहा फाड़ के देखो इसको। देखिए ये क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें लिखी हुई हैं, जो भी इसमें लिखा हुआ है वो क्या है, जो भी लिखा हुआ है, नो इट इज कॉल्ड असर्शन। जो भी यहां लिखा हुआ है, जो भी यहां प्रेजेंट किया हुआ है, इट इज कॉल्ड असर्शन। तो अब समझना असर्शन क्या होता है। बैलेंस शीट है, पीएनएल है, जो आप ये शेयर कैपिटल लिखते हैं 100 रुपए, व्हाट इज दिस? असर्शन। असर्शन निकलता है एसर्ट वर्ड से। तो मैंने कहा ना एसर्ट कर, तू क्या है, लड़का है कि लड़की है। अब इसको एसर्ट करना है। ये अभी तक मेरे सामने सिर्फ ये प्रेजेंट कर रहा है कि देखो साहब ये एक डॉक्यूमेंट है जिसपे लिखा हुआ है कि मैं पुरुष हूं। अब अगर मुझे भरोसा हो गया तो हो गया, अब मैं ऑडिटर हूं ना, मुझे भरोसा हो गया तो हो गया। अब मेरी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बढ़ रही है कि मैं तो चेक करूंगा भाई। अब
मैं कौन कौन सा एविडेंस लूंगा ये मेरे ऊपर है। नाउ सी, देखिए आप लोग एक शब्द एक लाइन ये आते ही परेशान हो जाते हैं। अच्छा इसका क्या मतलब? ऑलवेज कोरिलेट इट विद योर लाइफ। आप जानते हैं किसी भी सब्जेक्ट को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उसको अपनी लाइफ से जोड़ लीजिए, क्योंकि पहले ह्यूमन लाइफ आई है दुनिया में, उसके बाद ये सब्जेक्ट डेवलप हुए हैं। तो दे कैन नॉट बी बियॉन्ड ह्यूमन लाइफ, चाहे वो मैथमेटिक्स हो चाहे वो कुछ भी हो, दे कैन नॉट बी बियॉन्ड ह्यूमन लाइफ। तो अगर आप इसको ह्यूमन लाइफ से जोड़ लेते तो चीजें सिंपल हो जाती है, और सिंपल हो जाती है आपकी समझ में तुरंत आ जाती है। तो मैंने कहा इस पे कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, तो इसका मतलब किसी ने इसको असर्ट किया है। अब मैं अगर इसको वेरीफाई करना चाहता हूं तो मुझे इस इंफॉर्मेशन के लिए कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन एविडेंस से हो सकता है। अब अगर हम इसको बैलेंस शीट और पीएनएल से करने की कोशिश करते हैं तो मैनेजमेंट ने लिखा शेयर कैपिटल 100 रुपए, मैनेजमेंट ने असर्ट किया, उन्होंने लिखा परचेज 1000 रुपए, मैनेजमेंट ने असर्ट किया दिस इज माई परचेज ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर, दिस इज माई शेयर कैपिटल एज इट एग्जिस्टेड ऑन द पर्टिकुलर डेट। दिस इज द असर्शन बाय द मैनेजमेंट। असर्शन मीन्स व्हाट? फैक्चुअल स्टेटमेंट। ये मैनेजमेंट ने मुझसे कहा। अब मुझे चेक करना है, या तो मैं ऑन द फेस ऑफ इट इसको मान लूं, हाँ यार तुम कह रहे तो सही होगा, और अगर मैं मानने को तैयार नहीं हूं तो मेरे पास ऐसे 500 पड़ा हुआ है, मैं इसकी सत्यता की जांच करूंगा। तो असर्शन मतलब क्या है? ए फैक्चुअल स्टेटमेंट मेड एनीवेयर। In this case, in the case of audit, this statement is made in the general purpose financial statement, balance sheet, P&L account, statements attached with balance sheet and P&L account, segmental reporting, cash flow statement, board report, you know, DRS, I told you the other day, 134.5. तो सारे स्टेटमेंट्स हैं। ये क्या है? ये मैनेजमेंट के द्वारा फैक्चुअल स्टेटमेंट देने का प्रयास है, और आपको क्या करना है? आपको इसी की सच्चाई की जांच करनी है। तो असर्शन कोई ऐसी बड़ी चीज थोड़ी है। ये तेरा आधार भेजा, ये नहीं रहेगा ना तो तू तेरी पहचान ही गायब हो जाएगी। क्या लिख रहा है? मेरा आधार मेरी पहचान। अब क्या है? ये असर्शन हो गया। अब इसके बाद कोई सवाल इस पे? ऐसे 580 पे कोई सवाल? यस, एनी क्वेश्चन? नो। है क्या? नहीं, स्टॉप गैप अरेंजमेंट का मतलब ये है कि आप ऑडिट एविडेंस ले रहे हैं तो बीच में कहीं आपको लगा कि एविडेंस कम है। अब नो, अब या तो एविडेंस मिल जाए, जैसे आपने किसी बिल्डिंग की मजदूरी को वेरीफाई करने की कोशिश की और वो कह रहे साहब 1 महीने का रजिस्टर गायब हो गया है, अब रुक गया। अब इस गैप को कैसे भरें? कई तरीके हैं। या तो किसी आर्किटेक्ट की रिपोर्ट ले लें, स्ट्रक्चरल इंजीनियर की रिपोर्ट ले लें, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि अच्छा 1 ही महीने का है ना, तो तुम मुझे ये बता दो कि 1 महीने में कितनी मजदूरी आई होगी। तो उसने बता दिया। अब आप इस पे भरोसा कर ले रहे हैं, भरोसा कर ले रहे हैं, कर लीजिए तो ठीक है, बहुत अच्छा। और कोई सवाल है? हाँ भाई, और कोई सवाल है तेरा? है? अब कोई नहीं है? अच्छा चल, अब तेरा सवाल नहीं तो फिर किसी का नहीं होगा मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं। अब आप याद कीजिए कि आपने इस प्रोसेस को कहां से शुरू किया था। जो ओरिजिनल चार्ट मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में दिया था वो क्या था? ओरिजिनल चार्ट दिया था कि ऑडिट की शुरुआत कहां से हुई? बिफोर द ऑडिट क्या थी शुरुआत? इट स्टार्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस। मैं उस जर्नी से फिर से ले जा रहा हूं। स्टार्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस,
देन लेटर ऑफ एंगेजमेंट, उस टाइम पे पक्का हो चुका था कि हम इस काम को करने वाले हैं. देयर आफ्टर ऑडिट प्लानिंग, and the whole audit plan was converted into time bound, technique specified, team specified audit program. ये पहले की स्टेज थी. अब देखिए आपके पास किताब में सीरीज में ऐसे दिए हुए हैं. अब आपको ये समझना चाहिए कि किस एस्से को हम कब इस्तेमाल करते हैं. ये जरूरी है, ये कोरिलेशन समझना. फिर आप आगे फाइल लेकर के ऑडिट एविडेंस वाली, वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वाली, और आपने शुरू किया. तो शुरू क्या किया? ऑडिट एविडेंस लेना. तो ऑडिट एविडेंस लेने के लिए आपको बताया गया भाई देखो अब यहां से तुम्हारा रिस्क शुरू हो रहा है. जो रिस्क है वो क्या है कि कहीं तुम ऐसा ऑडिट एविडेंस लेने से चूक ना जाओ जिससे तुम्हारा ओपिनियन गलत हो जाए. तब उसने मटेरियलिटी का असेसमेंट किया, एनालिटिकल रिव्यू किया, सैंपलिंग की. फिर जब चेक करना शुरू किया तो जो गलतियां मिली, फ्रॉड हुई या एरर हुई, उनको समझने के लिए उसने रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट ले लिया. तो ऐसा ही वो हर अकाउंट में करेगा. परचेज में करेगा, सेल में करेगा, सैलरी में करेगा, ऑफिस एक्सपेंसेस में करेगा, रिपेयर मेंटेनेंस में करेगा, फ्यूल में करेगा, इलेक्ट्रिसिटी में करेगा, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, एवरीथिंग, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, बैलेंस शीट, एसेट, लायबिलिटी सब में करेगा. तो करते करते अब कहां पहुंचेगा? अब तो ऑडिट कंप्लीट हो रही है ना, और ऑडिट कंप्लीट होने के बाद उसको क्या देना है? ऑडिट रिपोर्ट देनी है. राइट. लेकिन अभी कुछ रह गया क्या है? नहीं, आईसीएस तो चलो एक चैप्टर में करेंगे. आईसीएस तो अपने को आगे करना ही करना है. ओहो, अभी तो एक चीज रह गई. अभी ये रह गया. यूजिंग द वर्क ऑफ एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट. 3 ऐसे की सीरीज है ये. देन यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर. देन गोइंग कंसर्न ओवरऑल असेसमेंट. उसके बाद आप इस ऑडिट को खत्म करने की पोजीशन में आएंगे. 220 तो खैर उपदेश है, ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है. उसके बाद आप ऑडिट ओपिनियन पे आएंगे. देखिए सुनिए क्या है ये. अब 600 वाली हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं. अभी तक ऑडिटर ने क्या किया है? अभी तक ऑडिटर ने जो भी किया है वो एंटिटी के अंदर किया है. एविडेंस लेने का काम, रिप्रेजेंटेशन लेने का काम. लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि ऑडिटर को एंटिटी के बाहर से मदद लेनी पड़ जाती है. और वो 2 सिचुएशंस हैं. यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर एंड यूजिंग द वर्क ऑफ, पहले जरा इसकी हेडिंग पढ़िएगा, SS 620. यूजिंग द वर्क ऑफ एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट, ये लिखा है ना. अच्छा, मैं यहां से ये काट देता हूं, एन ऑडिटर्स को काट देता हूं. क्या हेडिंग हो गई? यूजिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट. ये हेडिंग हो गई. यूजिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट. अच्छा, मैं इसमें यूजिंग द वर्क ऑफ एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट जोड़ देता हूं तो उससे क्या फर्क पड़ जाता है? ऑडिटर का एक्सपर्ट, ये क्या शो करने की कोशिश कर रहा है? नाम क्या शो करने की कोशिश कर रहा है? जब हम लोगों ने स्किल एंड कॉम्पिटेंस किया था तो उसमें पढ़ा था, क्या पढ़ा था? फॉर टेक्निकल मैटर्स, फॉर लीगल मैटर्स, ऑडिटर कैन टेक द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट. Management will appoint the auditor, management will appoint the expert on the demand of auditor, but that expert will report to auditor directly. One thing. Second thing is,
If auditor is not satisfied with the report of one expert, then he can get another expert appointed. ये दो तीन बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. इसी वजह से यहां पे लिखा गया हेडिंग यूजिंग द वर्क ऑफ एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट. जो ऑडिटर की डिमांड पे, ऑडिटर की चॉइस पे एक्सपर्ट अपॉइंट होता है, उसकी बात की गई है. और प्रैक्टिकल लाइफ में आपको अक्सर ही एक्सपर्ट की ओपिनियन लेने की जरूरत पड़ेगी. थ्योरेटिकल में तो लगता है कि हम ही एक्सपर्ट है, हम ही एक्सपर्ट है, हम ही एक्सपर्ट. प्रैक्टिकल लाइफ में तो आपको अक्सर जरूरत पड़ेगी. जैसे इसका एसे का नंबर क्या है? 620. Using the work of an auditor's expert. ऑडिटर का एक्सपर्ट हम लेकर के आए. तो पर्पस क्या है? टू गाइड द ऑडिटर for taking help of experts on technical legal matters. कई मामले ऐसे आ जाते हैं जहां आपको मदद लेना मजबूरी बन जाती है. अब यहाँ लीगल मैटर लिखा है तो आप अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खा मत समझ लीजिएगा कि आप एक्सपर्ट हैं. ठीक है. कोर्ट में जब मामले चल रहे होते हैं ना, तो उसकी सहायता आपको एक वकील ही कर सकता है, आप नहीं कर सकते. क्योंकि आप जो भी लॉ पढ़ते हैं उसकी लिमिटेशन होती है. तो हम गए हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है. वहां पे क्या नहीं समझ में आ रहा है? अकाउंटिंग नहीं समझ में आ रही है. अब अकाउंटिंग नहीं समझ में आ रही तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के एक्सपर्ट की मदद ले लीजिए. ले सकते हैं क्या? है? क्यों नहीं ले सकते भाई? अच्छा, उसमें आप खुद ही हैं. अच्छा, तो इनकम टैक्स का कोई मैटर आ रहा है तो उसमें आप ले सकते हैं. है? उसमें भी नहीं ले सकते. इनकम टैक्स में भी नहीं ले सकते क्योंकि उसके तो आप एक्सपर्ट हैं. है? पूरे टैक्स लॉ में मतलब हाँ. अच्छा, आप टैक्स पढ़ चुके हैं? हुआ क्या कि एक कंपनी ने ऐसे आजकल उनके कर्मचारियों में बड़ी अशांति फैली हुई थी, तो उन्होंने एक बाबा जी को बुलाया और बाबा जी ने आके प्रवचन किया कि बच्चा लोग, जीवन कुछ नहीं है, बहुत सच बोलना चाहिए, बहुत प्यार से रहना चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए. इसके लिए कंपनी वालों ने उनको 1 लाख रुपए का ऑनरेरियम दिया, फीस नहीं दी, ऑनरेरियम दिया 1 लाख रुपए का. तो दे दिया 1 लाख रुपए, चेक से दिया है.
तो जब आप पहुंचे ऑडिट करने के लिए तो आपने कहा भाई साहब टीडीएस कटेगा इस पे, बाबा जी को जो पैसा दिया है टीडीएस कटेगा इस पे। तो कंप्यूटर में पूछा कैसा टीडीएस, इसमें कौन सा टीडीएस कटेगा, आप बताइए। वो कह रहे नहीं कटेगा, आप कह रहे कटेगा। तो आपको कुछ बेस बताना पड़ेगा ना कि भाई ये वाला सेक्शन वेक्शन होगा जिसके अंतर्गत कटेगा। आप बताओ भाई, जिन लोगों ने इनकम टैक्स पढ़ा हुआ है, इसमें तो कई लोग पढ़े हुए बैठे होंगे, बाबा जी को पैसा दिया तो टैक्स कटेगा कि नहीं कटेगा? है? अरे आप कह रहे कटेगा और वो कह रहे नहीं कटेगा, किस आधार पे काटने हैं हम टैक्स? है? है? अरे वो आके प्रवचन देंगे भाइयों और उनकी बहनों, है? आगे प्रवचन देंगे कि शांति से रहिए, मिलजुल के रहिए, है? नहीं कटेगा। देखिए, एक मैनेजमेंट कह रहा है नहीं कटेगा, एक मैनेजमेंट कह रहा है कटेगा। अब बताइए क्या? ही पूछ रहे कौन से में कटेगा, बताओ। कोई है ही नहीं, बताए। वो तो सेक्शन रटे जा रहे हैं, 192, 193, 194 रटे जा रहे हैं। अच्छा चलिए, नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, नहीं कटेगा। बाबा जी को इनकम टैक्स वालों ने बुला लिया, बाबा जी लाख रुपए कमा के लाए थे आप, आपने तो इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं भरा। तो बाबा जी क्या कहेंगे कि सर ये काहे की इनकम है, हम तो बस ऐसे जाते हैं प्रवचन करने, लोग जोड़ी में डाल देते हैं, लेके चले जाते हैं। तो समझिए एक तरह का भीख मांगने जाते हैं हम, भीख मांगने जाते हैं हम, लोग दे देते हैं। तो बताइए बाबा जी क्या इस पे टैक्सेबल है? इनकम टैक्स वालों बताओ, टैक्सेबल है पक्का? अच्छा तो कह रहे, अच्छा कोई ऐसा जो कह रहे नहीं बाबा जी टैक्सेबल नहीं है इस पे, है? अच्छा अभी कंफ्यूजन चल रहा है, ये पक्का है ना भाई? मान लो बाबा जी टैक्सेबल है, है? अरे ठीक है, ऐसे ऐसे 1 लाख के 10 प्रोग्राम कर डाला उन्होंने, 3.5 लाख 2.5 लाख से ऊपर हो गया भाई, होगा? होगा पक्का भाई? हाँ भाई तू बोल, होगा? तो टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा? अब ये अजीब सवाल है। रिसिपिएंट इज टैक्सेबल एंड द पर्सन हु इज पेइंग द अमाउंट इज नॉट लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। ये तो कमाल है। टीडीएस का तो सिद्धांत ही यही है कि आप अगर कुछ उसको दे रहे हैं जो उसकी टैक्सेबल इनकम है, तो जो यहां पे स्कीम दी हो उसके अंतर्गत 1%, 2%, 2.5% जो भी हो काटना पड़ेगा आपको। तो सुन लीजिए, अब ये डिस्प्यूट हो गया, ये डिस्प्यूट हो गया। तो भाई मुझे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं किसी एक्सपर्ट के पास जाऊंगा ना। बाबा जी प्रोफेशनल है, हाँ। अब आप बताओ, आप लोग पढ़ के आ रहे हो, बाबा जी का प्रोफेशन है कि नहीं है? इज इट ए प्रोफेशन? नो नो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो बाबा जी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, क्या ये प्रोफेशन है? यस और नो? है? नो, इट्स नॉट ए प्रोफेशन। सो इज इट ए बिजनेस? इज इट ए बिजनेस? Mind it, if it is neither a business nor a profession, then under which head you are going to tax it? Because if it is not taxable here or here, then it will go to income from other sources. So be careful about it. आपको सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 इनकम टैक्स का पढ़ना चाहिए।
जिसमें उन्होंने धंधा बताया क्या होता है। इट इंक्लूड्स बिजनेस, ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन, वोकेशन। 5 वर्ड यूज किए, 5 वर्ड यूज किए। और प्रोफेशन नहीं है, बिकॉज फॉर प्रोफेशन यू नीड ए डिग्री, यू नीड ए सर्टिफिकेट अवॉर्डेड आइदर बाय द गवर्नमेंट और बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। वोकेशन डिग्री की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वोकेशन से भी अगर आमदनी होगी तो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग कि बिजनेस है कि प्रोफेशन है कि क्या है कि क्या है। लेकिन चूंकि हमें नहीं पता, तो हम कहां चले गए? एक्सपर्ट के पास। अब आप कहेंगे सर इसको भी एक्सपर्ट के पास ले जाने की क्या जरूरत है? भाई देखिए, हमें नहीं पता तो हम एक्सपर्ट के पास जाएंगे। सुनिए सुनिए सुनिए, अभी मैंने आपको अकाउंटिंग वाला सवाल पूछा, फिर मैंने आपको ये वाला सवाल पूछा। अब आप कहेंगे कि सर लानत है सर, पंखा कहां है और रस्सी कहां है ये बताओ। अगर इस पे भी एक्सपर्ट के पास जाना पड़े तो फिर तो पंखे और रस्सी का ही सहारा है। देखिए मैं बताऊं, एक्सपर्ट अगर आप किसी छोटे मुद्दे पे ले लेते हैं तो क्लाइंट की नजर में आपकी इमेज खराब होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो क्लाइंट की नजर में खराब होती तो हो, कम से कम मैं अपने आप को सेफ तो कर रहा हूं। तो भाई मुझे नहीं पता तो किसी से पूछने में हैरानी नहीं होनी चाहिए। और क्या यही छोटे छोटे मुद्दे यहां से लेके वहां तक नहीं जाते, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाते? लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी, वेरी इंटरेस्टिंग। वी वर स्टूडेंट एंड वी लर्न दैट स्टोरी, आज तक भूल नहीं पाया मैं। सुप्रीम कोर्ट के बड़े मशहूर वकील हैं, देश के कानून मंत्री भी रहे शांति भूषण जी, प्रशांत भूषण जी के पिता हैं, बहुत सीनियर लॉयर हैं। तो उनका केस सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हुआ। सुनिए क्या किया उन्होंने। उनका दिल है तो दिल का ऑपरेशन करना पड़ा। दिल का ऑपरेशन करना पड़ा तो भाई बड़े वकील हैं, महंगे अस्पताल में कराया तो अच्छा खासा खर्चा आया। उन्होंने इस खर्चे को अपने पीएनएल में डाल दिया कि साहब ये ऑपरेशन के एक्सपेंसेस हैं। इनकम टैक्स अफसर ने कहा साहब ये एक्सपेंसेस हम थोड़ी अलाउ करेंगे, ये तो आपके दिल के ऑपरेशन का है, ये सेपरेट एंट्री कंसेप्ट में अलाउ नहीं होगा। वो बढ़ गए कि नहीं, दिल मेरा एसेट है और ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। बढ़ गए, हाई कोर्ट में केस गया, हाई कोर्ट में केस गया, हाई कोर्ट से भाई जीत गया जी। सुनिए ना, लीगल जरा देखिए स्टेज क्या है। अब हाई कोर्ट में भी कोई बहुत जानकारी जज बैठे होंगे, डिपार्टमेंट हैरान हो गया, उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। इन्होंने सोचा सुप्रीम कोर्ट तो अपने घर जैसा है यार, यहाँ तो मैं रोज सुबह शाम जाता हूँ, यहाँ तो कोई भी जज बैठेगा मैं कन्विंस कर लूंगा, बुला लिया इधर आ इधर आ इधर आ। पहले दिल पे हाथ रखा आराम से, धड़क रहा है ना? हाँ धड़क रहा था, ऑपरेशन कराया, नया लगाया बिल्कुल एकदम। तो उनका साहब आपके इसका ऑपरेशन हुआ? बिल्कुल हुआ था, नया लगा बिल्कुल, एक एक पार्ट, स्क्रू ड्राइवर सब नया है। उनका तो ये रिपेयर मेंटेनेंस हो गया? कहा बिल्कुल हो गया था। बोला नया ही दिल लगाया तो कैपिटलाइज कर लीजिए। कहा ना, कैपिटलाइज करेंगे तो डिप्रिसिएशन लंबा चलेगा, तब तक मैं खुद जिंदा रहूं कि ना रहूं, तब तक मेरा खुद ही लिक्विडेशन हो जाए, इसलिए मैं तो एक ही साल में लूंगा, और मैं एक साल में लूंगा तो मेरी टैक्स लायबिलिटी नीचे होगी। सीधी सी बात है, उनका यही कहना था। उनका साहब ये हार्ट है आपका, एसेट है? बोले हाँ। तो कहा गया कि साहब एसेट की एक डेफिनेशन है, इट इज एक्वायर्ड बाय स्पेंडिंग सम अमाउंट। यू हैव टू शो मी द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ दिस एसेट। देखिए वो बेसिक पे चला गया। उन्होंने कहा ठीक है, एसेट मस्ट बी एक्वायर्ड आइदर बाय सेल्फ जनरेशन और बाय एक्विजिशन फ्रॉम समवेयर एल्स। तो आप ये बताइए, सेल्फ जनरेशन मतलब आपने जनरेट किया, क्या ये आपने जनरेट किया? आपका हार्ट है, आप इसको प्लांट एंड मशीन नहीं कह रहे हैं, क्या ये आपने जनरेट किया? नहीं। ये कहां से मिला? सर ये तो बस मिल गया, मुझे खुद नहीं पता मुझे कहां से मिला। मैं इस दुनिया में आया तो हार्ट लेके आया, तो आया ना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील है, हार्ट नेचुरल है, हार्ट। यू डिड नॉट मेक एनी एफर्ट टू गेट दिस हार्ट। यस सर। सो जब ओरिजिनल प्लांट एंड मशीनरी नहीं था तो जो डुप्लीकेट लगा है वो प्लांट एंड मशीनरी कहां से हो गया?
ये तो आपका एसेट हो ही नहीं सकता। मतलब आपकी बॉडी आपका एसेट नहीं हो सकती। समझ में आया? हम कहा था, जाइए टैक्स भरिए चुपचाप। लेकिन आप देखो कि ये इतना सिंपल मैटर भी कहां तक चला गया, हाई कोर्ट तक। और कहीं वो दो लायर खड़े हुए होंगे जिन्होंने एक आर्गुमेंट दिया होगा, दूसरे ने दूसरा दिया होगा, किया होगा ना। तो इसलिए आप ये मत समझो कि अरे कोई मैटर छोटा है या कोई मैटर बड़ा है। आपको ये समझना चाहिए कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपकी कैपेसिटी के बियॉन्ड हो रहा है। तो आप ये मत समझिए कि नहीं नहीं मेरी कैपेसिटी के बियॉन्ड हो रहा है तो मैं शर्मिंदा फील करूंगा अगर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे सवाल पूछूंगा। यस, एसए 200 ने वो आपकी क्वालिटी को प्रेस्क्राइब किया है कि ऑडिटर शुड बी स्किल्ड एनफ। दैट इज व्हाई दे हैव प्रेस्क्राइब्ड वेरियस स्टेजेज ऑफ नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस, लेटर ऑफ एंगेजमेंट, audit planning, audit programming before proceeding to the actual job of conducting the audit. तो ये आपको रिस्क एनालिसिस की स्टेजेज हैं। इस टाइम पे आपसे उम्मीद की जाती है कि आप कम से कम इतना तो समझ ही लेंगे कि मुझे उसके यहाँ की छोटी बड़ी इश्यू समझ में आती कि नहीं आती है। और फिर चूंकि आप इतना समझने के बाद ऑडिट करने जा रहे हैं तो वहां जाकर के आप बड़े इश्यूज के लिए ही एक्सपर्टाइज का इस्तेमाल करेंगे, छोटे इश्यूज के लिए नहीं करेंगे। ये एक उम्मीद है, सिर्फ एक उम्मीद है, कंपल्शन नहीं है कि आप इस इशू के लिए करेंगे और उस इशू के लिए नहीं करेंगे, ऐसा कहीं नहीं। तो दीज कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज आर सपोज टू बी देयर इन एवरी ऑडिटर, बट ICAI कैन नॉट डिफाइन द पैरामीटर। दैट इज वाई दे से द नीड ऑफ एन एक्सपर्ट। क्या है साहब नीड ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन? द may require the expert opinion. देखिए यहां मैंने ना स्कोप एकदम खोल दिया, तो आप भी याद रखिएगा कि एक उम्मीद है कि हां बड़े मामलों पर ही हम एक्सपर्ट की ओपिनियन लेते हैं, लेकिन मैं छोटे मामले पे लेना चाहूं तो ले सकता हूं। अच्छा, छोटा मामला क्या होता है? छोटा मामला किसी दूसरे सीए के लिए छोटा हो सकता है। आप अपनी लाइफ में नहीं करते कि एक सवाल है जो आपको बड़ा टफ लग रहा है, वो दूसरा दोस्त आया उसने 2 मिनट में सॉल्व कर दिया, उसके लिए छोटा मामला, आपके लिए बहुत बड़ा मामला, आप वहीं अटके पड़े। तो कोई मामला छोटा नहीं, कोई मामला बड़ा नहीं। आप जिसके लिए एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहते हैं लीजिए। हाँ, आप ज्यादा एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए कहेंगे तो मैनेजमेंट कहेगा यार कैसे आदमी को हायर कर लिया, इसको कुछ अपना ही पता नहीं है, यही इमेज खराब होगी ना। अब एक्सपर्ट, चलो भैया बताओ, हु इज एन एक्सपर्ट? एक्सपर्ट कौन है? एक्सपर्ट कौन है भाई? जो है वो है, यही डेफिनेशन है एक्सपर्ट। आप मुझे बताइए ना एक्सपर्ट कौन होता है? सिंपल, आपको कोई बीमारी हो गई, आपने किसी दोस्त या रिश्तेदार से पूछा कि भाई ये मुझे बीमारी हो गई है और मैं इसके लिए कोई एक्सपर्ट डॉक्टर चाहता हूं, उसे बता दिया, वो एक्सपर्ट डॉक्टर उसके बाद चला गया, आप गए, उसके बाद बीमारी ठीक नहीं हुई, आपके लिए कहा का एक्सपर्ट है घंटा? कुछ नहीं। अरे यार मेरा तो ठीक नहीं हुआ, तेरा ठीक हो गया ठीक है, बट मेरा तो ठीक नहीं हुआ। एक्सपर्ट की कोई डिग्री होती है? तो साहब ये डिग्री मिल जाए तो आप एक्सपर्ट हो।
वैसे सीए फाइनल के सारे पेपर में आपसे एक्सपर्ट नॉलेज की उम्मीद की जाती है, इंटरमीडिएट तक तो वर्किंग नॉलेज की उम्मीद की जाती है, लेकिन क्या वो सीए बन के निकल गए तो एक्सपर्ट हो गए? एक्सपर्ट ही हुए होते तो हायर परचेज की ऐसी डेफिनेशन थोड़ी बताते, जैसी बताई थी वैसी थोड़ी बताते। तो एक्सपर्ट को जब डिफाइन करने का मामला आया तो इस एसए ने बोला ऐसा, भैया जो एक्सपर्ट है वो है, तो इट इंक्लूड्स उन्होंने सीए, एमबीए, पीएचडी लिखते 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 अपने आप को रोक लिया। एनी पर्सन who is regarded as an expert। अब ये रिगार्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसका सम्मान है एक्सपर्ट की तरह, यही चीज इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसमें कोई डिग्री प्रेस्क्राइब नहीं की, कोई क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब नहीं किया, कोई एक्सपीरियंस प्रेस्क्राइब नहीं किया। अब साहब अगर सॉफ्टवेयर की बात आती है और आप एक्सपर्ट की बात करें तो आप कहेंगे भाई बिल गेट एक एक्सपर्ट आदमी है सॉफ्टवेयर के लिए, हालांकि उनका तो बीए भी कंप्लीट नहीं है, यूनिवर्सिटी डिग्री कंप्लीट नहीं की उन्होंने। हाँ, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, जो उनकी पहली किताब आई द रोड अहेड, कि बीए में पढ़ रहे थे छोड़ के भाग गए। वहां ऐसा स्कूल का नहीं, स्टीव जॉब्स की यही कहानी थी। हालांकि वहां हर स्कूल को एजुकेशन वाला होता है, लेकिन फिर भी लौंडे निकल लेते हैं। ओपन सोसाइटी का एक बढ़िया फायदा ये भी है कि आपका डेवलपमेंट ज्यादा होता है। जितनी क्लोज सोसाइटी होती है उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट कम होता है, जितनी ओपन सोसाइटी होती है उतना ही ज्यादा होता है। तो टेलीफोन की बात आती है, कंप्यूटर की बात आती है, तो आप कह सकते हैं स्टीव जॉब भी एक एक्सपर्ट है। अब क्रिकेट की बात आती है तो उसमें तेंदुलकर कुछ बोल दे तो आप कहेंगे यार तेंदुलकर ने बोला तो वजन होना चाहिए इसमें, वो तो शायद 12वीं क्लास भी पास नहीं है, 10th भी नहीं शायद, वो भी छूटा हुआ है, लेकिन वही एक्सपर्ट। तो कहने का मतलब कि इसकी कोई डिग्री नहीं होती। एक्सपर्ट अपनी इज्जत पे जीता है। एक बार ये इज्जत चली गई तो काहे का एक्सपर्ट। दैट इज वाई द वर्ड रिगार्डेड इज इंपॉर्टेंट। पहले कोशिश की थी क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब करने की, लेकिन फिर उनको हटा लिया, उनका नो। So process of appointment. On request of auditor, management will proceed to appoint the expert of auditor's choice। उसकी पसंद का एक्सपर्ट चाहिए। अब क्या है कि अगर उसकी पसंद का एक्सपर्ट चाहिए तो काम भी करेगा। अब आप यहां पे आ जाइए किताब पे। हाँ, कई लोग हैं जो लाते ही नहीं है किताब, बैग का बोझ बढ़ जाता है। तू नहीं लाया?
क्यों? आज भूल गया? हो गया है? कौन? वही? अच्छा, 2 किताब है, ये बढ़िया, ये बढ़िया। इट शोज योर कॉन्फिडेंस, अच्छी बात है। ये तो लाइन ही देख के दिमाग खराब होता है। पढ़िए तो जरा इसको। देखिए, पहले पढ़ने के पहले एक बार बता दूं, हर एक्सपर्ट अपने तरीके से ऑडिट करता है, फिर एक्सपर्ट अपना ओपिनियन देता है, एक्सपर्ट के ओपिनियन के आधार पे ऑडिटर ओपिनियन बनाता है। सवाल ये है कि अगर एक्सपर्ट की रिपोर्ट के आधार पे बनाया गया ओपिनियन गलत हो गया तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? हमने ऐसे 200 में ही पढ़ लिया था, वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, और वहां की जो लाइनें हैं वही यहां पे रिपीट हो रही हैं। वर्क परफॉर्म बाय अदर्स की लाइनें क्या थी? द ऑडिटर शुड एक्सरसाइज रीजनेबल केयर एंड स्किल before forming an opinion on the work performed by others। आप पहली लाइन पढ़िए, एकदम वही लग रहा है कि नहीं? आप पहली लाइन पढ़िए, एकदम वही लाइनें रिपीट हुई कि नहीं? दूसरे में देखिए क्या है, whether the expert has used the source data which are appropriate in the given circumstances। ये आपकी समझ में आ रहा है? He should also obtain an understanding of various assumptions। समझिए जरा। अब ये जो एक्सपर्ट है, इसके काम करने का तरीका क्या होगा? सबसे बड़ी बात है assumption and data is obtained। रुकिए, अभी किताब पढ़ानी है आपको। सुनिए सुनिए सुनिए, इसको कोरिलेट कीजिए लाइफ की दूसरी चीजों से। चुनाव आते हैं तो कई ओपिनियन पोल आते हैं आपके पास, उसमें से एक आधा ओपिनियन पोल ऐसा होता है जो पोलिंग के बाद भी सटीक बैठ जाता है। थोड़ा 10-15 सीट का अंतर हो जाता है लेकिन सटीक हो जाता है। बाकी तो कहीं 50 सीट का अंतर हो रहा है तो कहीं एकदम गलत हो गया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो आप क्या कहते हैं कि भाई ये ओपिनियन पोल गलत है या बिका हुआ है? यही कहते हैं आप। वास्तव में उसका जो रिजल्ट डेविएट करता है, और एक ओपिनियन पोल है जो बिल्कुल बैंग ऑन होता है, स्पॉट ऑन होता है, मुश्किल से 5-6 सीट का डिफरेंस होता है। उसमें फर्क कहां का होता है? डेटा का और एजम्पशन का। अगर डेटा ऑथेंटिक है और एजम्पशन रीजनेबल है तो हर एक्सपर्ट का ओपिनियन एकदम सही आता है। मैं आपको बता रहा हूं, इस देश में नोटबंदी हुई, तो जब नोटबंदी हुई तो कई एक्सपर्ट आए, बड़े बड़े प्रोफेसर, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने वाले। मतलब उस टाइम तो नोटबंदी हुई थी तो ये तो किसी को पता नहीं था ना आगे क्या होने वाला है, तो लोग अखबारों में लिख रहे थे, टेलीविजन पे आ रहे थे, बड़े बड़े प्रोफेसर। मैं उनको बड़े ध्यान से सुन रहा था कि इतने बड़े इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, वर्ल्ड लेवल पे इनका नाम है। मैं ये देख रहा था कि कितना उनके वर्जन्स में डिफरेंस है। कोई कह रहा था हाँ जी बिल्कुल पीएम सही कह रहे हैं, ब्लैक मनी आ जाएगी। कोई कह रहा था सवाल ही नहीं उठता था। कोई ब्लैक मनी का एस्टिमेट इंडिया में इतना बता रहा था, कोई इतना बता रहा था, और जब अल्टीमेटली पैसे जमा हुए आरबीआई में तो क्या हो गया कि जितने नोट सर्कुलेशन में थे उतने वापस आ गए, तो ब्लैक मनी तो थी नहीं।
अब देखिए वो लोग भी एक्सपर्ट है ना, क्या उनके ओपिनियन को गलत बोल दिया जाए? उनकी कुछ एजम्पशन रही होगी, उनके अपने डेटा रहे होंगे। अब कोई 1947 की इकोनॉमी से कंपेयर कर रहा था कि उस टाइम पे इकोनॉमी की जो हालत थी और आज जो सर्कुलेशन में नोट है उनका क्या फर्क पड़ सकता है। तो हमारा कहना ये है कि ऑडिटर ने तो इनोसेंस में एक्सपर्ट ले लिया कि उसको खुद नहीं पता था। अब सामने से जो एक्सपर्ट की रिपोर्ट आ रही है, डेटा एक्सपर्ट का अपना है और एजम्पशन एक्सपर्ट का अपना है। इसको मैं आपके लिए रखता हूं। आपके सामने किसी कंपनी की पिछले 2 साल की बैलेंस शीट आ गई है, पीएनएल आ गया है, और आपसे ये कहा जा रहा है साहब हमको लोन लेना है, अगले साल की ले लेना है। तो ऐसा कीजिए कि ये जो पीएनएल है 15-16 का और 16-17 का, इसके आधार पे आप 17-18 का पीएनएल बना दीजिए कि हमारा प्रॉफिट कितना होगा और हमारा लॉस कितना होगा। तो आप कैसे बनाएंगे? जाहिर है कि आप ट्रेंड देखेंगे, और ये ट्रेंड सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। अब जैसे यहां पे पीएनएल में सेल थी 100 रुपए, अगले साल बढ़ी थी 120 हुई थी, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे? 20% इंक्रीज की 25% इंक्रीज कि 30% इंक्रीज? आप यहां पे क्या लिखेंगे? आप फिर इकोनॉमी की सिचुएशन को असेस करेंगे, इनके प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी असेस करेंगे, इनके कंपटीटर की पोजीशन को असेस करेंगे, फिर यहां पे कोई फिगर लिखेंगे ना। लेकिन जो भी फिगर लिखेंगे वो एग्जैक्ट होगी या नहीं होगी ये तो टाइम बताएगा। किस डेटा पे आपने अपने एजम्पशन को बेस किया? कहने का मतलब हर एक्सपर्ट कुछ ना कुछ एजम्पशन लेके चलता है, और इन एजम्पशंस को क्या करता है? Assumptions are mentioned in the beginning of the report. अब आप समझिए, आपसे पहला पॉइंट वो क्यों कहा गया है? ऑडिटर शुड सीक रीजनेबल एश्योरेंस। Auditor should study the assumptions taken by the auditor, the expert. Auditor should study the data and the source from which these data were obtained. Thereafter, he will apply his mind to see whether he can rely on this report or not. अब जरा पॉइंट नंबर 4 पढ़िएगा कि यहां पे ऑडिटर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो क्या करेगा? पॉइंट नंबर 4 पढ़ लीजिए, फिर बताता हूं, और बड़े आराम से पढ़िएगा। हेलो हेलो, आ गए हो? तो वहीं लगा के रखो, आ रहा हूं अभी थोड़ी देर में। हाँ बताइए। ये देखिए लाइन की जरा खूबसूरती देखिएगा। खूबसूरती क्या है? इफ द वर्क ऑफ द एक्सपर्ट does not support the related representation in the financial statement, पहले बताइए क्या है? हाँ भाई, अब तू बताएगा इसको, पढ़ इसको, क्या लिखा है? हाँ बस इतना ही, कामा तक, उसके आगे मत बढ़ियो। कामा देखना पूरा, बेटा लॉ के प्रैक्टिशनर बनने जा रहे हैं तुम लोग। कामा फुल स्टॉप बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ में। हाँ चल बता। इफ द वर्क ऑफ द एक्सपर्ट डज नॉट सपोर्ट द रिलेटेड रिप्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर शुड रिजॉल्व द इनकंसिस्टेंसी बाय डिस्कशन विद द क्लाइंट एंड द एक्सपर्ट। पहले इसका मतलब बताओ, कॉमा तक का है क्या मतलब है? कोई बताएगा? हाँ तेरे को समझ में आया? नहीं नहीं, और कोई? किसी को नहीं समझ में आ रहा?
हाँ जी, डाटा मैनेजमेंट ने कहाँ दिया है? किसने? किस चीज में? किस चीज में? तो डाटा मैनेजमेंट ने कहाँ दिया है? हाँ, यही चीज है कि फाइनेंशियल रिप्रेजेंटेशन कहाँ है। एक वर्ड में बोलूं, एक वर्ड में फाइनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। हाँ भाई तू बताएगा फाइनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। नहीं बेटा, तू बहुत निराश होने वाला है अभी। मैं तेरा फ्यूचर देख रहा हूं कुछ। यही तो है असर्शन। The representation of financial data made by the management in financial statement is nothing but what? Assertion. Assertion made by the management. अब मैनेजमेंट ने किसी अकाउंट के लिए कोई रकम लिखी, किसी अकाउंट के लिए कोई रकम लिखी, किसी अकाउंट के लिए कोई रकम लिखी, ये क्या है? उनका assertion. This is their representation of data in the financial statement. Now you want to check the authenticity of this data, this fact represented by the management. तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ऑडिट एविडेंस खुद ही लेने में कामयाब हो जाओ और उसके बारे में ओपिनियन बना लो, या तो आप किससे पूछ लो? एक्सपर्ट से। अब जब आपने एक्सपर्ट से पूछा, जो उसका ओपिनियन आ रहा है, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, अब क्या होगा? आप उससे सेटिस्फाइड नहीं, फिर क्या होगा? अब दूसरा एक्सपर्ट तो ठीक है, अब दूसरा भी ऐसे दे दे तो क्या होगा? तो ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? नाउ यू हैव टू रिजॉल्व दिस इनकंसिस्टेंसी। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इनकंसिस्टेंसी? विरोधाभास। कि मैनेजमेंट के कहने में और एक्सपर्ट के कहने में क्या डाइकोटमी है, क्या विरोधाभास है? अब जज आप हैं, संभालना आपका, क्योंकि ओपिनियन भी आप ही दे रहे हैं। नाउ द थर्ड ऑप्शन इज दैट एक्सपर्ट एंड मैनेजमेंट विल सिट अक्रॉस द टेबल अलोंग विद द ऑडिटर एंड ऑडिटर विल हैव टू प्ले द रोल ऑफ ए जज। अब आप कहेंगे कि सर हम ही को रोल जज प्ले का करना था, तो इतना ये तामझाम काहे को रचा आपने? क्या जरूरत है हम पहले ही जज का रोल प्ले कर लेते? समझिए, इस देश में कोयला घोटाला हुआ, 2G घोटाला हुआ, स्पेक्ट्रम साहब सही बिका नहीं बिका, ये हुआ वो हुआ। कितना टेक्निकल मैटर है ये, कितना हाईली टेक्निकल साइंटिफिक मैटर है साहब। वो वेव्स बिकती हैं नहीं बिकती हैं, कैसे होता है कैसे नहीं होता। राफेल का मामला अभी देखिए, वो जहाज में वो पहिया लगेगा कि बम लगेगा, एकदम बड़ा टेक्निकल मामला होता है, लेकिन सबका डिसीजन कौन लेता है? एक जज। वो जज जो मुश्किल से LLB करके बैठता है वहां पे, और इसके सामने दो लोग रिप्रेजेंट करते हैं केस, जो लॉयर्स होते हैं। तो लॉयर्स का ओपिनियन अपना होता है, बेस्ड अपॉन रिपोर्ट ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट। अब सुनिए, ये राफेल वाला ही मामला सुनिए कितना टेक्निकल था। बुलाया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गगोई साहब की बेंच थी, एयर चीफ मार्शल को बुला लिया, खड़े हो जाओ जी। वो खड़े हो गए। आई सर आप एक बात बताओ, ये हमारी एयरफोर्स को राफेल की जरूरत क्यों है? राफेल नहीं उन्होंने, उनका 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट की जरूरत है। उनका साहब बिल्कुल है, क्यों है जरूरत? अरे साहब पाकिस्तान के पास 4th जनरेशन है। अच्छा, चाइना के पास 4th जनरेशन है। उधर से काउंटर आया दूसरे वकील का, सर वी हैव सुखोई। यस वी हैव सुखोई। अच्छा, तो जब वो बताया वी हैव सुखोई, तो जज ने पूछा बताओ भैया आपका होई? तो इधर से फिर चीफ ने जवाब दिया कि सर सुखोई इज 3.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट। एग्जैक्ट यही वर्ड आया, 3.5 जनरेशन। लॉ रिपोर्ट जो आती है ना, उसमें एकदम किसने क्या कहा वो आती है, 3.5 जनरेशन। मैंने पहली बार पढ़ा कि यार 3 होता है ये तो पता था, 4th होता है, तो ये हाफ क्या होता है? यहां भी चवन्नी कम बीच वाले होते, तो उनका 3.5। ओके, so since our neighbors have 4th generation aircraft,
So we need that fourth generation aircraft. So whether this aircraft which has been acquired complies with the requirement, yes sir, it complies with the requirement. जाइए, और 4 दिन के बाद फैसला आ गया कि साहब कुछ नहीं, राफेल का जो भी मामला है सब गलत है, बिल्कुल सही एक्विजिशन हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए राफेल गायब हो गया, कि कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। अब वहां जो जज बैठा था वो कोई इंजीनियर डॉक्टर थोड़ी ना है, उसने तो सिर्फ इस बात का डिसीजन लेना है ये एक्विजिशन हमारे लिए ठीक है कि नहीं, ओवरऑल डिसीजन लेना है हमारे लिए ठीक है कि नहीं है। उसने कहा हमें पड़ोसी के पास है, इनके पास है, हमारे पास, अब वो जी 36 लिए तो 136 आने दे। कोर्ट ने कहा ये सब इरेलीवेंट है यार, सीधे सीधे ये बताओ ये चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हमें ओवरऑल ओपिनियन देना होता है। तो हम जब इसमें फंसे हुए हैं कि एक अकाउंट है जो हमें लग रहा है कि हमसे नीचे हो पाएगा तो हमने एक्सपर्ट ले लिया, दूसरा अकाउंट है जो हमें लग रहा है हमसे नीचे हो पाएगा तो हमने एक्सपर्ट ले लिया। तो अब जब उनके बयानों में विरोधाभास आ रहा है तो हम क्या करें? ऑडिटर शैल फॉर्म रीजनेबल ओपिनियन, पहली बात। दूसरी बात क्या है? he will try to iron out the inconsistency between assertion of management and assertion of expert. He can decide to give. अब कौन कौन सा ओपिनियन आएगा? क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर, एज द केस मे बी। अच्छा मुझे बताइए क्वालिफाइड क्यों आएगा? क्वालिफाइड क्यों आएगा? क्यों आना चाहिए क्वालिफाइड? आप अगर मैनेजमेंट के और एक्सपर्ट के बयानों में कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है, ओवरऑल पे फर्क नहीं पड़ रहा, तो भी क्लीन क्यों नहीं आएगा? क्लीन क्यों नहीं आ रहा है? क्यों फुली सेटिस्फाइड नहीं है? फुली सेटिस्फाइड होता तो एक्सपर्ट क्यों लेता? उसने एक्सपर्ट, इसका मतलब क्या है? Whenever auditor is forming his opinion on the basis of report of the expert, he will have to state it very clearly in his audit report. Yes or no? Now here this rule becomes most important for true and false questions. True and false के लिए ये बड़ा important है। पढ़िए जरा इसको क्या लिखा है। In case of unqualified report, the auditor should not refer to the work of an expert. In case of qualified opinion, he may refer to or describe the work of expert to explain the nature of his reservation. अंतिम लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। क्या आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एक्सपर्ट का नाम कोट कर सकते हैं या नहीं? कि फला एक्सपर्ट से ओपिनियन दिया हमने और इसके आधार पे हम ये लिख रहे हैं, क्या एक्सपर्ट का नाम कोट हो सकता है या नहीं कोट हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है, प्रोवाइडेड एक्सपर्ट आपको कंसेंट दे दे। क्या ठीक है, मेरा नाम यूज कर लो। बिना कंसेंट के नाम यूज नहीं होगा, कंसेंट देगा तभी आप नाम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नाम आप यूज नहीं कर सकते। देयरफॉर for unqualified report, no reference to the expert. For qualified report, you can refer the work of the expert. But for naming the expert, you need his consent. मतलब सिर्फ
उसके काम को रेफर करने के लिए कंसेंट की जरूरत नहीं है। इतना वो एक्सपर्ट भी समझता है कि ऑडिटर उसकी ऑडिट रिपोर्ट का इस्तेमाल करेगा। हाँ, उसका नाम आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जरूर उसकी प्रायर कंसेंट लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही नाम कहां डालना पड़ेगा, ऑडिट रिपोर्ट में। चलिए कल बात करते हैं। हेलो, एफएम का असाइनमेंट कोई लाया है? एक दिखाइए तो। नहीं, टॉपर्स वाला नहीं, सीए इंस्टीट्यूट वाला। सीए इंस्टीट्यूट का कोई असाइनमेंट लाया है एफएम वाला? तो दिखा दीजिए।
हेलो, चलिए, नहीं हुआ अभी, 2 मिनट जल्दी कीजिए। अरे कितनी बार 10 बजे खाते हो, 12 बजे खाते हो, फिर 2 बजे भी खाओगे? हद है यार, नेताओं से भी आगे हो गए तुम लोग। चलो 2 मिनट जल्दी करो।